Hello everyone. Our today's topic is gametogenesis. Gameto वर्ड गेमेट से आया है जिसका मतलब होता है स्पर्म्स एंड ओवम एंड जेनेसिस वर्ड फॉर्मेशन से आया है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हम जानते हैं कि मेल के अंदर स्पर्म मेल गैमेट्स है और वो फॉर्म करते हैं टेस्टिस। इसी रीजन से टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा है। फीमेल के अंदर ओवम फीमेल गैमेट है और फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करती है ओवरीज, इसलिए उनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में कहा गया है। तो इस तरीके से ये दोनों का प्रोडक्शन स्पर्म्स एंड ओवम, उनकी प्रोसीजर को हम गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो वर्ड स्पर्म से आया है और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। दैट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग हुआ फॉर्मेशन और द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म सेल्स। ये बात हम जानते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन तभी ही शुरू हो सकता है जब इंडिविजुअल प्यूबर्टी एज तक पहुंचता है। विदाउट मैच्योरेशन रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता, स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता। बर्थ के तुरंत ही बाद कोई भी बेबी स्पर्म प्रोडक्शन शुरू नहीं करता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर होने के लिए एक वक्त चाहिए और वो जो पीरियड है वो होता है बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में। तो इस टाइम के पीरियड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने आप को मैच्योर करते हैं और प्यूबर्टी एज में पहुंचने के बाद वो स्पर्म प्रोडक्शन लाइफ में पहली बार स्टार्ट करते हैं। तो सोचने की बात ये है कि बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब वो प्यूबर्टी एज तक पहुंच चुकी है, तो टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन शुरू करना चाहिए। ये सब कुछ होता है बायोलॉजिकल क्लॉक के जरिए। ये क्लॉक जेनेटिक्स के अंदर होती है, मतलब जेनेटिकल क्लॉक भी कई लोग इसको कहते हैं। जेनेटिक्स के अंदर इसका कंट्रोल रहता है। ये पूरी जो प्रोसेस है वो जीन एक्सप्रेशन, जीन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। तो 13 to 14 ईयर की एज प्यूबर्टी एज मानी जाती है ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमन मेल जैसे ही 13 to 14 ईयर की एज में पहुंचेगा तो ये जो जेनेटिक्स है, ये जो जीन्स है जो स्पर्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो तुरंत ही सिग्नल देंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, जो मास्टर की भी मास्टर ग्लैंड है, जिनका कंट्रोल कह सकते हैं कि पूरी बॉडी पर है, जो पूरी बॉडी की जो हार्मोन प्रोडक्शन की प्रोसीजर है उसको कंट्रोल करती है। किस तरीके से? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH। स्पर्मेटोजेनेसिस तभी शुरू होगा जब प्यूबर्टी एज पे वो मेल पहुंचेगा जो 13 to 14 ईयर की एज है, और उस एज में पहुंचने के बाद सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड जीन्स के जरिए उसके मैसेजेस मिलने के वजह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फर्स्ट टाइम रिलीज करेगी। इस हार्मोन का मतलब क्या होता है? गोनाड से वर्ड आया गोनेडो। गोनाड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसमें टेस्टिस एंड ओवरी इंक्लूडेड होती है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मतलब ऐसा हार्मोन जो गोनाड्स को स्टिम्युलेट करेगा। हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के जरिए सिग्नल देगी पिट्यूटरी ग्लैंड को। हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी की लगभग ऑलमोस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पर पिट्यूटरी का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के पास होने की वजह से हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और उसके बाद क्या होगा? द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन then acts at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट किया था हाइपोथैलेमस ने। इसके नाम में ही मीनिंग है कि गोनेडोट्रोपिन नाम के हार्मोन को तुम रिलीज कर दो, ये मैसेज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को दे रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज कर दिया। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उनके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH। हम जानते हैं कि हार्मोन्स ब्लड के जरिए काम करते हैं। एंडोक्राइन नाम इसीलिए पड़ा इन सिस्टम का क्योंकि एंडो मतलब अंदर और क्राइन मतलब सिक्रीट करना। ये जो केमिकल्स है जिसको हम हार्मोन्स कह रहे हैं, ये ब्लड के अंदर सिक्रीट किए जाते हैं और ब्लड की
मीडियम से ये पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स या इनके टारगेटेड ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और वहां फिर ये काम करते हैं। तो ये LH और FSH जिनको कॉमनली कैटेगराइज किया गया है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, और ये ब्लड के जरिए पहुंचेंगे टेस्टिस और ओवरी के पास। पर हम स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे, इसलिए हम ये दोनों हार्मोन का टेस्टिस पे क्या इफेक्ट है ये समझेंगे। LH एंड FSH जिनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हमने कहा, ये ब्लड के जरिए टेस्टिस तक पहुंच गए। और हम जानते हैं कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जो स्पर्म प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होती है, ट्यूब्स के अरेंज होने के बाद जो ट्यूब्स के बीच की स्पेस रह जाती है, उनके अंदर भी हमने समझा था कि कुछ सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि LH एंड FSH क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं। LH acts at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgen. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल पे काम करता है। लीडिक सेल आपको फिगर में दिखाए गए हैं। लीडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये वो सेल्स है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अरेंज होने के बाद उनके बीच में जो स्पेस रह जाती है वहां पाए जाते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का ग्रुप है जिसके अंदर मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल्स को सिग्नल देता है कि वो टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करना शुरू कर दे। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार एंड्रोजन्स फॉर्म हो गए जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, तो फिर वो टेस्टोस्टेरोन अब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसीजर है उसको शुरू करवाएगा। FSH किसके ऊपर काम करता है? FSH का फुल फॉर्म है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिक्यूलर सेल्स को स्टिम्युलेट करता है। ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर, जो सेल्स आए हुए होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ। आपको फिगर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो अंदर की दीवार है, इनर वॉल है, वो कवर्ड होती है 2 सेल से, जिसमें से एक होता है सर्टोली सेल जिसका काम होता है स्पर्म सेल्स को नरिशमेंट देना, डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन देना, और एक दूसरे भी सेल यहाँ पाए जाते हैं जिनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, जो एक्चुअल में स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो FSH सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे स्पर्मियोजेनेसिस नाम की प्रोसेस जो है वो हो पाए, और LH काम करता है लीडिक सेल्स पे या इंटरस्टिशियल सेल्स भी इसको कह सकते हैं, और वो एंड्रोजन बनाता है जिसमें से मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की मेन प्रोसीजर। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे पहुंचने के बाद ये हार्मोन्स की वजह से टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अंदर की दीवारों में आए हुए इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, वो स्पर्म प्रोडक्शन शुरू करते हैं। द स्पर्मेटोगोनिया present on the inside wall of seminiferous tubules multiply by mitotic division and increase in numbers। ये स्पर्मेटोगोनिया, जिनको सिंगल में स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, ये कहाँ आए हुए हैं? टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड वॉल की तरफ। ये टॉपिक हमने टेस्टिस में पढ़ा था। अगर आप नहीं जानते तो एक बार टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अंदर की दीवारों में 2 तरीके के सेल थे, मेल जर्म सेल्स जिनके ग्रुप को हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं अभी, और सर्टोली सेल्स जो डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को नरिश करते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जिनको हम मेल जर्म सेल्स कह रहे हैं, इनके नंबर्स बहुत कम है, और ये मदर सेल्स हैं स्पर्म सेल्स के। तो जितने स्पर्मेटोगोनिया हो गए, जितने मेल जर्म सेल्स हो गए, उतने ही स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और मेल कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करता रहता है, तो उसको ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया या तो फिर मेल जर्म सेल्स चाहिए, जबकि उसके पास जो मेल जर्म सेल्स है वो बहुत कम है।
अगर उसको डिवीजन में डालोगे तो बहुत कम स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे, और हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, जिनसे स्पर्म सेल्स बनते हैं उनके नंबर्स को पहले बढ़ाएंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया या तो मेल जर्म सेल्स वो स्पर्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो हम पहले उसके नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। जितना रॉ मटेरियल होगा उतना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा कंपनी में। तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्पर्म का है, और हमारा रॉ मटेरियल यहाँ जो भी है वो एक्चुअल में स्पर्मेटोगोनिया या तो फिर मेल जर्म सेल्स। तो डेफिनेटली जितने मेल जर्म सेल्स होंगे उतने ही स्पर्म सेल्स बन सकते हैं, क्योंकि स्पर्म सेल्स की मदर है ये। तो पहले तो ये लोग अपने नंबर्स इंक्रीज करेंगे जिससे ज्यादा स्पर्म सेल्स बना सके, और हम जानते हैं कि अपने नंबर्स इंक्रीज करने के लिए ये लोग माइटोटिक डिवीजन करेंगे, क्योंकि इनको अपने जैसे ही सेल्स बनाने हैं दूसरे, एग्जेट जेरोक्स एग्जेट क्लोन, और वो बना सकता है माइटोसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया के नंबर्स इंक्रीज हो गए, और आप देख पा रहे ये कब हुआ, 12 to 14 ईयर की एज के आसपास जब प्यूबर्टी आई। देखिए प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स थे वो टेस्टिस के अंदर डिवाइड होने लगे, माइटोटिक डिवीजन करने लगे, और इनसे इनके नंबर इंक्रीज हो गए, और फिर ये ढेर सारे स्पर्मेटोगोनियल सेल या तो मेल जर्म सेल्स में कन्वर्ट हो गए। हर एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 46 क्रोमोसोम हो गए। आपको खास याद रखना है, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो गए, मतलब कि ये डिप्लॉइड होते हैं। हर एक क्रोमोसोम की इसके अंदर दो दो कॉपी होगी। डिप्लॉइड का मतलब है हर एक क्रोमोसोम दो दो कॉपीज में अवेलेबल है। पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स है अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं डिवीजन की वजह से। इनमें से कुछ सेल्स मैच्योर होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जाने जाएंगे, जो बाद में मियोसिस के थ्रू स्पर्म प्रोडक्शन के काम में जुड़ेंगे। और अब शुरू करते हैं एक्टिव सेल डिवीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने ये देखा कि स्पर्मेटोगोनियम और मेल जर्म सेल्स जो कि एक्चुअल में रॉ मटेरियल है स्पर्म सेल्स के प्रोडक्शन का, उन्होंने अपने नंबर्स इंक्रीज किए, और उनके कुछ सेल्स जो एक्टिवली स्पर्म प्रोडक्शन के लिए मियोसिस नाम के डिवीजन में एंटर होने वाले हैं, उनको हम नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये वो सेल है जो एक्टिवली सेल डिवीजन में एंटर होता है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स completes the first meiotic division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes which have only 23 chromosomes each. हम जानते हैं कि गैमेट्स प्रोडक्शन करने के लिए मोस्टली डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स रिडक्शन सेल डिवीजन मतलब कि मियोसिस का सहारा लेते हैं। मियोसिस की प्रोसीजर में डिवीजन दो बार होता है, एक होता है मियोसिस 1, सेकेंड मियोसिस 2। इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर में गैमेट्स प्रोड्यूस कर सके। अगर हम एक ही बार मियोसिस करते, डिवीजन एक ही बार होता, तो सिर्फ 2 स्पर्म सेल बनते, पर हम 2 बार डिवीजन कर रहे हैं मियोसिस 1 एंड 2, इस रीजन से 4 स्पर्म सेल एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन रहे हैं। इसका मतलब है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मियोसिस 2 बार डिवीजन करता है, तो उसमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब पहला मियोसिस करेगा तो उससे 2 सेल जो बनेंगे उसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नाम देंगे। ये फिगर में आपको दिख रहे हैं। और पहले मियोसिस के बाद ये दोनों जो भी इक्वल शेप के और साइज के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर 23 हो गए, मतलब ये आधे हो गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये 46 थे और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ये 23 हो गए। तो मियोसिस जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर को रिड्यूस करता है, इसलिए इस डिवीजन का नाम रिडक्शन डिवीजन भी है। अब क्या होगा, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से वो डिवीजन में जाएगा, क्योंकि हमने बोला मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, पहली बार तो हो चुका, तो अब सेकेंड डिवीजन शुरू हो रहा है। The secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 में जाएंगे या मियोटिक डिवीजन 2 में जाएंगे। हर एक सेल वापस से 2-2 सेल फॉर्म करेगा, और ये जो नए टोटल 4 सेल बने उनको हम नाम देंगे स्पर्मेटिड्स। याद रखिए कि मियोसिस 2 एक्चुअल में माइटोसिस ही होता है, इसी वजह से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स
ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली कार्बन कॉपीज होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स थे, तो स्पर्मेटिड्स में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो स्पर्मेटिड बनने की प्रोसीजर है, इन प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ जेरोक्स या क्लोनिंग का काम हो रहा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सिर्फ 2 नंबर में थे, तो इन्होंने इस प्रोसीजर के जरिए अपने नंबर्स को 4 में कन्वर्ट कर लिया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्रोमोसोमल नंबर सेम रहेंगे, जेनेटिक्स में कोई वेरिएशन नहीं होगा, ये सब कुछ एक जैसा ऑलमोस्ट रहेगा। अब लास्ट में बन चुके हैं 4 स्पर्मेटिड्स। अभी भी स्पर्म सेल्स नहीं बने, स्पर्मेटिड्स बन चुके हैं। तो स्पर्म सेल कब बनेंगे? अगर ये 4 स्पर्मेटिड से वो स्पर्म सेल नहीं है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने पहला डिवीजन किया, 2 सेल्स बने, उन दोनों सेल्स ने और एक बार डिवीजन किया, 4 सेल्स बने, जिनको हमने स्पर्मेटिड्स नाम दिया। लास्ट में ये चारों सेल्स जो है वो इक्वल शेप के हैं और इनमें 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब ये हैप्लोइड हो चुके हैं। हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी ही इनके अंदर होगी, हैप्लोइड का ये मीनिंग होता है। अब ये स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट होना है स्पर्म सेल्स में, मैच्योर स्पर्म सेल्स में। उस प्रोसीजर को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजुआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसीजर है जिसमें स्पर्मेटिड्स नाम के 4 सेल मैच्योर स्पर्म सेल में कन्वर्ट होते हैं। स्पर्म सेल्स का दूसरा नाम स्पर्मेटोजुआ भी है। मैच्योर स्पर्म सेल में देखिए, हेड होता है, मिडल पीस होता है, टेल फॉर्म होती है। आपको टेल क्लियर कट दिख रही है और ये टेल जरूरी है मोटिलिटी के लिए। स्पर्म सेल्स जब फीमेल ट्रैक में एंटर होते हैं तो इनको मूवमेंट दिखाते हुए ओवम तक पहुंचना रहता है, इसलिए जरूरी है कि स्पर्मेटिड्स अपने शेप को चेंज करें और स्ट्रक्चर में बदलाव लाए और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर स्पर्म सेल में। तो ये प्रोसीजर को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, क्योंकि डिफर हो रहा है, अलग हो रहा है। स्पर्मेटिड पहले कुछ अलग था, अब वो कोई अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ले रहा है, वो सेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। पहले इसके पास टेल नहीं थी, अब ये टेल फॉर्म कर रहा है, इसलिए इस प्रोसीजर को हम सेल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं और इसका एक साइंटिफिक नेम भी है स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा स्पर्मिएशन। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब कि ये स्पर्मेटिड जब स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं तो क्या होता है? आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. अब ये जो स्पर्म सेल्स है वो तुरंत तो मैच्योर नहीं हो जाएंगे। स्पर्मेटिड्स स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट तो होना शुरू हो गए, पर उनको नरिशमेंट चाहिए और वो नरिशमेंट उनको दे गए कौन? सर्टोली सेल्स। इसलिए स्पर्मेटिड जब स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं तब वो उसके जो हेड्स है वो एम्बेडेड हो जाते हैं सर्टोली सेल्स में, वहाँ से वो नरिशमेंट लेने लगते हैं और जब नरिशमेंट लेके वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो होलो स्पेस है, जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है, उसके अंदर रिलीज हो गए और इसी प्रोसेस को हम नाम देंगे स्पर्मिएशन। Structure of sperm cell. It is a microscopic structure composed of following: head, neck, middle piece and tail. हम जानते हैं कि स्पर्म एक सेल है, तो डेफिनेटली ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको माइक्रोस्कोप के विदाउट नहीं देखा जा सकता, इसको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। जब इनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये 4 पोर्शन में सेपरेट किया जा सकता है: हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको नेक नहीं दिखाया। हेड और मिडल पीस के बीच का जो हिस्सा उसको हम नेक कहते हैं। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलोप्स द वॉल बॉडी ऑफ स्पर्म। हम जानते हैं कि सेल का सबसे आउटर जो बॉर्डर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बाउंड्रीज होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो स्पर्म भी एक सेल है, तो डेफिनेटली उसको भी कवर करने वाला सबसे बाहर का जो एक्सटर्नल बॉर्डर या बाउंड्री या लेयर होगा उसको हम यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कहेंगे। फिर आता है हेड। इसका स्ट्रक्चर हेड जैसा दिखता है, इसलिए इसको हमने नाम हेड दिया है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। जो हेड है उसी के अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर ही वो 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और हम जानते हैं ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा,
इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब कि हर एक क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी ही होगी अवेलेबल। और ये हेड का जो एंटीरियर पोर्शन रहता है, आगे का पोर्शन रहता है, वहाँ पर एक केप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। और ये एक्रोसोम बहुत काम की चीज़ है। एक्रोसोम वही पोर्शन है जहाँ पर एंजाइम आए हुए होते हैं जो ओवम के अंदर स्पर्म को एंटर करवाते हैं। मतलब अगर ओवम में स्पर्म को एंटर होना है तो उसके लिए एक्रोसोम बहुत काम में आएगा। ये एक्रोसोम के अंदर स्पेशल एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हाइलुरोनिडेज, जो आपकी बुक में नहीं है। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट होता है जब स्पर्म ओवम तक पहुंचता है, और फिर ये ओवम के अंदर एंट्री देने में हेल्प करता है स्पर्म को। मिडल पीस। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization। हम जानते हैं कि जब भी हेट्रोगैमेट्स फॉर्म होते हैं, हेट्रोगैमेट्स का मतलब फीमेल गैमेट साइज में बड़ा है और मेल गैमेट साइज में छोटा है, दोनों अनइक्वल शेप के हैं और साइज के हैं। ये भी हमने समझा कि मोस्टली मेल गैमेट्स को ही मूवमेंट दिखा के फीमेल गैमेट्स तक या तो ओवम तक पहुंचना होता है। तो ये बात क्लियर है कि स्पर्म सेल्स को ही ओवम तक पहुंचना पड़ेगा, ओवम नहीं आएगा स्पर्म के पास, क्योंकि मदर ही बेबी को प्रोड्यूस कर सकती है, मदर ही बेबी को नरिश कर सकती है। इसीलिए पूरा बेबी डेवलपमेंट का प्रोसीजर मदर की बॉडी के अंदर, मतलब वुम्ब के अंदर, यूटेरस के अंदर होने वाला है। तो आपको डेफिनेटली स्पर्म सेल्स को मदर की बॉडी में एंटर करवाना होगा, और ये स्पर्म सेल्स को फिर मूवमेंट दिखाते हुए वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए यूटेरस, यूटेरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला तक पहुंचना होगा। ये सारे स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। और मूवमेंट के लिए स्पर्म्स के पास टेल होनी चाहिए। तो टेल तो है, पर उस टेल को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए कांस्टेंट, और वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। स्पर्म में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो मिडल पीस के अंदर स्टोर हो चुके हैं, और वो टेल को कंटिन्यूअसली एनर्जी देंगे मूवमेंट के लिए, जिसको हम मोटिलिटी भी कहते हैं। तो मिडल पीस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और हम जानते हैं कि जो फ्यूल है वो मोस्टली शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे एटीपी प्रोडक्शन का काम किया जाता है। तो जो सपोर्टिव ग्लैंड्स थी उन्होंने न्यूट्रिशन देने के लिए, स्पर्म को फ्यूल पहुंचाने के लिए फ्रुक्टोज रिलीज किया था, जो यहाँ एनर्जी का सोर्स बनेगा, जो फ्यूल की तरह काम करेगा। द ह्यूमन मेल इजेक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस। इंटरकोर्स के वक्त एक जो मेल है वो एक इजेक्शन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को इजेक्ट करता है। बहुत ढेर सारे स्पर्म इजेक्ट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी स्पर्म है वो वजाइना से सर्विक्स में एंटर नहीं हो पाएंगे, काफ़ी यूटेरस के जो म्यूकस है उसमें फंस जाएंगे। जब ये स्पर्म्स फीमेल ट्रैक में एंटर होंगे तो फीमेल ट्रैक के अंदर के जो वाइट ब्लड सेल्स है वो इनके ऊपर अटैक करेंगे, कुछ सीलिया में फंस जाएंगे जो फेलोपियन ट्यूब में आई हुई है। तो अल्टीमेटली बहुत कम स्पर्म हो गए जो ओवम तक पहुंचने वाले, इसलिए हमें कंपनसेट करने के लिए ढेर सारे स्पर्म बनाने पड़ते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ये 200-300 मिलियन स्पर्म में से 60% स्पर्म सेल्स का नॉर्मल शेप और साइज में होना जरूरी है, तभी ये स्पर्म सेल में से कोई स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा। और 40% ऑफ देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी, और 40% को एटलीस्ट सॉलिड लेवल की, सुपीरियर लेवल की मोटिलिटी शो करनी पड़ेगी। मतलब 40% सेल्स की मोटिलिटी या मूवमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके लिए इनका माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट, मिडल पीस और खास करके इनका टेल स्ट्रक्चर जो बराबर होना चाहिए, तब जाके वो मूवमेंट कर पाएंगे। तो ये है स्पर्म की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि हेड, मिडल पीस, टेल और नेक में ये डिवाइडेड हमने किए। एक्रोसोम हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल हमने पढ़ा, और टेल किस तरीके से मोटिलिटी दिखाती है और मोटिलिटी का क्या रोल है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये हमने पढ़ा।